नमस्कार दोस्तों, अगर मैं पूछूं वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य की परिभाषा किस आचार्य ने दी है, तो क्या आप बिना ऑप्शन देखे इसका जवाब दे सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम जानेंगे काव्य क्या है, काव्य के लक्षण क्या हैं, काव्य की रचना के लिए कौन कौन से हेतु आवश्यक हैं, हेतु मतलब कारण, और काव्य के प्रमुख प्रयोजन क्या हैं। इस पूरे टॉपिक से ऐसे प्रश्न करवाए जाएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में आएगा आपका सबसे महत्वपूर्ण MCQ चैलेंज। चलिए शुरू करते हैं साहित्य शास्त्र से, काव्य शास्त्र से काव्य के 30 महत्वपूर्ण MCQ। तो क्या आप 30 में से 30 कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। काव्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध परिभाषा शब्दार्थों संहितो काव्यम किस आचार्य ने दी है। ये काव्य की डेफिनेशन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये किसने दी है ये हम जानेंगे। तो किसने दी है ये, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भामह जी ने ये परिभाषा दी है शब्दार्थों संहितो काव्यम। ये जो है वो काव्य शास्त्र के आचार्य हैं और उन्होंने ये परिभाषा जो है वो दी है। अलंकारों के जनक भी किसे कहा जाता है, भामह को कहा जाता है। नेक्स्ट है शब्दार्थों संहितो काव्यम परिभाषा किस ग्रंथ में मिलती है। अब जो हमारे आचार्य हैं ये भामह जी उन्होंने जो है वो कौन सा ग्रंथ लिखा हुआ है। अगर आपको पता है कि ये परिभाषा उन्होंने दी है और आपको पता होना चाहिए कि उनका ग्रंथ का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कि काव्य अलंकार जो है वो उनका ग्रंथ रहा है, शब्दार्थों संहितो काव्यम। ठीक है, उनकी एक परिभाषा है। काव्य यशो से अर्थात अर्थकृते व्यवहार विदे में काव्य के कितने प्रयोजन बताए गए हैं। यशस से अर्थकृते व्यवहार विदे में काव्य के कितने प्रयोजन जो है वो बताए गए हैं। हम काव्य के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चन जो है वो काव्य से ही रिलेटेड होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सी जो है वो राइट आंसर होगा कि काव्य के कितने प्रयोजन हैं, 6 प्रयोजन हैं, 6 प्रयोजन हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य की परिभाषा किस आचार्य की है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य की परिभाषा किस आचार्य की है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। विश्वनाथ जी ने ये परिभाषा दी है, ये डेफिनेशन दी है किसके अकॉर्डिंग, उन्होंने जो है वो काव्य के अकॉर्डिंग, कविता के अकॉर्डिंग कैसे जो है वो काव्य जो है वो लिखा जाता है। तो उन्होंने वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य की परिभाषा जो है वो विश्वनाथ जी ने दी है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस ग्रंथ में मिलता है। अब हमने पढ़ा कि विश्वनाथ का ये एक परिभाषा है, और अब हम देखेंगे कि विश्वनाथ जी ने कौन से ग्रंथ में ये परिभाषा दी है, उनके ग्रंथ जो है वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। साहित्य दर्पण जो है वो विश्वनाथ जी की क्या है, ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट है काव्य के लक्षण में शब्द और अर्थ की प्रमुखता देने वाले आचार्य कौन हैं। ये जो मैं आपको आज क्वेश्चन लेके आई हूँ, ये जो है वो आपके जो आपका अभी CBSE सिलेबस हुआ, CBSE एग्ज़ाम हुआ हिंदी का, तो ये उसी का ही सिलेबस है। और मोस्टली सिलेबस जो है वो रिपीट होने वाला है, और ये रिपीट होता ही होता है हिंदी के एग्ज़ाम में। तो आपने जो है वो इस वीडियो को ज़रूर पूरा लास्ट तक देखना है। काव्य के लक्षण में शब्द और अर्थ को प्रमुखता देने वाले आचार्य कौन थे। ठीक है, काव्य के जो लक्षण हैं उसमें शब्द और अर्थ को प्रमुखता किसने दी, कौन से आचार्य थे जिसने जो है वो काव्य के लक्षण में जो शब्द हैं और जो उसका मीनिंग है उसको उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने जो है वो मतलब प्रमुखता दी थी। ठीक है, तो वो कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भामह जी जो है वो काव्य के प्रमुख आचार्य जो है वो माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शब्दार्थ सहित
साहित्य को काव्य का प्रमुख लक्षण किस आचार्य ने माना है? ये मोस्टली जो है वो संस्कृत के शब्द हैं। शब्दार्थ सहित तत्व को काव्य का प्रमुख लक्षण जो है वो किस आचार्य ने माना है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भामह जी ने शब्दार्थ सहित तत्व को काव्य का प्रमुख लक्षण जो है वो माना है। ठीक है, नेक्स्ट है मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण क्या है? अब मम्मट के अकॉर्डिंग देखना है हमने कि काव्य का लक्षण है क्या। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि काव्य का लक्षण होता क्या है। ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है। तो काव्य का लक्षण होता है कि जो भी काव्य की विशेषताएं होती हैं, उसकी जो परिभाषाएं होती हैं, उसकी जो डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है, और उसकी जो भी मतलब उसकी रचना होती है, ठीक है, तो उसी को हम जो है वो काव्य के लक्षण बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, तो उसको जो है वो एक शॉर्ट में काव्य के लक्षण बोला जाता है। और उसमें आता क्या क्या है, विशेषताएं आती हैं, काव्य की परिभाषाएं आती हैं। तो वो जो है वो आचार्य ने जो है वो उसको क्या बोला हुआ है, काव्य का लक्षण। तो काव्य का मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण क्या है, उनके अनुसार क्या विशेषता है काव्य की, क्या उनकी डेफिनेशन है, क्या उसकी रचना है काव्य की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधोषो शब्दार्थो सगुण वन लंकृति पुनः कवापि। ठीक है, ये क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अधोषो शब्दार्थो सगुणन लंकृति पुनः कवापि किस आचार्य का काव्य लक्षण है? पहले पूछा कि किसके अकॉर्डिंग दी हुई है ये, अब पूछा कि ये है किस आचार्य का काव्य लक्षण है, किसने इसकी काव्य की ये विशेषता बताई हुई है। मैंने बताया ना कि लक्षण का मीनिंग ही होता है विशेषताएं, ठीक है, फिर परिभाषाएं, ठीक है, तो उनके अनुसार पूछा हुआ है कि काव्य का लक्षण क्या है। अब आप लोगों को पता होगा कि काव्य का लक्षण क्या है, तो आप इजीली बता पाओगे कि काव्य का लक्षण होता क्या है और किसने बोला हुआ है ये। तो ये बोला हुआ है आचार्य मम्मट जी ने। नेक्स्ट है रमण्यार्थम प्रतिपादकः शब्दार्थ काव्य की परिभाषा किस आचार्य से संबंधित है? रमणीय अर्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्य की परिभाषा किस आचार्य से रिलेटेड है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर होगा, जगन्नाथ जी। ठीक है, जगन्नाथ जी ने जो है वो क्या किया हुआ है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य की क्या की हुई है, डेफिनेशन दी हुई है। उनका काव्य का ये लक्षण है, उनका एक नज़रिया है काव्य के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये किसने बोला हुआ है, जगन्नाथ जी ने। नेक्स्ट है पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य का लक्षण किस ग्रंथ में दिया है? पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य का लक्षण जो है वो किस ग्रंथ में दिया है? अब पंडित राज जो जगन्नाथ है, अब उनका क्या पूछ लिया गया, ग्रंथ का नाम पूछ लिया गया। तो क्या है उनका ग्रंथ, कौन सा है उनका ग्रंथ? तो वो है रस गंगाधर। रस गंगाधर पंडित जो है वो क्या है, रस गंगाधर जी हैं। जगन्नाथ जी क्या है, एक ट्रिक है कि जगन्नाथ जी है वो रस के गंगाधर हैं। ठीक है, तो काव्य में क्या होता है, रस की ही अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, इमोशंस ही बताए जाते हैं उसमें। तो आपने इजीली इसको याद रख। काव्य के हेतु का संबंध मुख्यतः किससे है? तो इसका आंसर होगा काव्य की उत्पत्ति से। ठीक है, काव्य के हेतु का संबंध जो है वो काव्य की उत्पत्ति से है। ठीक है, इसके भी 3 भेद हैं। ठीक है, अगर आप काव्य के हेतु देखो तो हेतु होता क्या है, तो हेतु होता है कारण। ठीक है, काव्य को लिखने का कारण, ठीक है, रीज़न क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में है ये। और इसके जो है वो 3 टाइप हैं। कौन कौन से हैं वो है प्रतिभा, ठीक है, प्रतिभा, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, ठीक है, और तीसरा है अभ्यास। ठीक है, निरंतर अभ्यास करने से काव्य में जो है वो कवि में जो है वो गुण आ जाता है। और जो प्रतिभा है वो है
जब व्यक्ति मतलब उसके जो कवि होता है उसमें जन्मजात ही होती है कविता को लिखने का कारण क्या है, ठीक है, क्या शक्तियाँ हैं कविता को लिखने का ढंग तरीका उसमें अपने आप से ही होता है। व्युत्पत्ति होती है कि वो लोक व्यवहार से सीखता है, ठीक है, लोगों के व्यवहार से ही सीखता है। तो ये क्या है, काव्य के हेतु हैं। काव्य की उत्पत्ति से जो है वो काव्य के हेतु का क्या है, संबंध है। दोषों से तो नहीं हो सकता, अलंकारों से भी नहीं हो सकता, छेदों से, छंदों से भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कि हेतु होता है रीज़न, ठीक है, काव्य को लिखने का रीज़न, तरीका, ढंग, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, मम्मट के अनुसार काव्य के हेतु कितने हैं। मम्मट के अनुसार काव्य के हेतु कितने हैं, 3 हैं, जो मैंने आपको अभी बताए, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो, तो मैंने आपको बता ही दिए वो, ठीक है। नेक्स्ट है, मम्मट के अनुसार काव्य हेतु कौन सा शामिल नहीं है। देखो कौन सा शामिल है, काव्य के हेतु में कौन सा शामिल है, तो उपयुक्त सभी मैंने बताया ना आपको, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। प्रतिभा क्या होती है, जो जन्मजात ही होती है कवि में, ठीक है, लिखने, कविता को लिखने का मतलब एक जन्मजात ही उसमें क्या होता है, लिखने, वो सोचता है कि मुझे कविता करनी है, उसमें जन्मजात ही वो गुण होते हैं कविता करने के। नेक्स्ट है जब व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति क्या बताया, लोक व्यवहार, ठीक है, लोगों के व्यवहार को देख के उसको पता चलता है कि कैसे क्या करना चाहिए। निरंतर अभ्यास, ठीक है, कंटिन्यूटी जो है वो, कंटिन्यू, जब वो किसी चीज़ की हम मतलब अभ्यास करते रहते हैं तो वो हमारे में खुद ही वो चीज़ आने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है क्या है, मम्मट के अनुसार काव्य के हेतु हैं। नेक्स्ट है, शक्ति का काव्य के हेतु मानने वाले आचार्य कौन है। शक्ति को काव्य का हेतु मानने वाले आचार्य कौन है, कि पावर जो है वो, शक्ति जो है वो अपने आप ही पैदा होती है, जन्मजात ही होती है। काव्य का हेतु मानने वाले आचार्य कौन है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मम्मट। नेक्स्ट है, काव्य निर्माण के लिए प्रतिभा का क्या महत्व है। काव्य निर्माण के लिए मैंने बताया ना कि प्रतिभा क्या होती है, काव्य रचना की मौलिक शक्ति होती है, मतलब वो अपने आप ही व्यक्ति में क्या होती है, पनपती है, अपने आप ही आ जाती है, उसको लोक व्यवहार का या फिर निरंतर अभ्यास करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही व्यक्ति में आ जाती है। प्रतिभा का संबंध किससे है, देखो मैंने आपको बताया, मैंने आपको विद डेफिनेशन बताया। अब आगे जो है वो क्वेश्चन ही उसी टाइप से आ रहे हैं जो आपको आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि प्रतिभा होता क्या है। तो आपको यहाँ से देखना है कि प्रतिभा का संबंध किससे है, किससे हो सकता है। तो मैंने बताया ना आपको कि सृजनात्मक शक्ति से, ठीक है। तो क्या होती है ये सृजनात्मक शक्ति, क्रिएटिव पावर, ठीक है। ये क्रिएटिव पावर कैसे आती है व्यक्ति में, मतलब वो क्रिएटिव पावर क्या होती है कि व्यक्ति में वो अपने आप ही होती है, वो किसी से सीखता नहीं है, वो उसमें अपने आप ही होती है, वो उसके गुण होते हैं, वो उसको जो है वो मतलब जन्म से ही उसमें होते हैं, ठीक है, जन्म से ही उसमें वो ट्रेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्युत्पत्ति का सामान्य अर्थ क्या है। व्युत्पत्ति का सामान्य अर्थ क्या है, मैंने बताया ना कि वो क्या करता है, वो जो है वो लोगों से सीखता है, लोक शास्त्र से लोगों का ज्ञान अर्जित करता है, ठीक है, जो उसने देखना वो सीखता है, ठीक है। जैसे हम भी कोई चीज़ सीखते हैं किसी से, ठीक है, हम किसी से पढ़ रहे हैं तो हम सीख ही रहे हैं ना उस चीज़ को, तो ये होता है कि हम किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, व्युत्पत्ति है। नेक्स्ट है, अभ्यास काव्य हेतु के रूप में किस बात पर बल देता है। अब देखो अभ्यास, तो मैंने बताया ना कि निरंतर काव्य रचना करने के अभ्यास से भी क्या होता है, व्यक्ति में काव्य, उसमें जो कवि होता है उसमें काव्य हेतु जो है वो आ जाता है, ठीक है, काव्य को रचने का तरीका, ढंग, तरीका जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट है, काव्य के प्रयोजन से आशय क्या है, काव्य का प्रयोजन क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा, काव्य का उद्देश्य, ठीक है, काव्य को लिखने का ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, हमें क्या उस चीज़ का ज्ञान होगा, हमें किस चीज़ का ज्ञान हो सकता है, काव्य को, काव्य के प्रयोजन का अर्थ ही हुआ कि काव्य का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ये इनकी अपनी लैंग्वेज है वैसे,
प्रयोजन का मीनिंग ही होता है काव्य का उद्देश्य या फल। नेक्स्ट है, मम्मट के अनुसार काव्य का प्रथम प्रयोजन कौन सा है। अब क्या है, काव्य के भी क्या है, प्रयोजन है। प्रथम कौन सा है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यश। नेक्स्ट है, यशस्वी का संबंध काव्य के किस प्रयोजन से है। अब क्या है, इसकी हमें डेफिनेशन पूछ ली गई है कि यशस्वी का संबंध जो है वो काव्य के किस प्रयोजन से है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। कवि को यश प्राप्त होना, ठीक है, यश होता है ना, शक्ति प्राप्त होती है जब वो कविता काव्य लिखते हैं। फिर है, अर्थकृत्य का अर्थ क्या है। अर्थकृत्य का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा धन की प्राप्ति। नेक्स्ट है, व्यवहार विधेय काव्य के किस प्रयोजन को व्यक्त करता है। जो व्यवहार विधेय है वो काव्य के किस प्रयोजन को व्यक्त करता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, व्यवहार ज्ञान, ठीक है, जो हम किसी से अर्जित करते हैं। नेक्स्ट है, शिवेत रक्षतेय का अर्थ क्या है। शिवेत रक्षतेय का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिष्ट से रक्षा, ठीक है। नेक्स्ट है, सद्यः परिनिवृत्ते का संबंध किस प्रयोजन से है। सद्यः परिनिवृत्ते का संबंध जो है वो किस प्रयोजन से है, तो इसका अर्थ क्या होगा, तत्काल आनंद की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कि उसी टाइम जो है वो आनंद की क्या होती है, प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, कांता समति तयो पदेषु युजे का अर्थ क्या है। कांते समिति तयो पदेश युजे का आशय क्या है, तो राइट आंसर होगा, प्रिय व्यक्ति के समान मधुर उपदेश। प्रिय व्यक्ति के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, मधुर उपदेश। नेक्स्ट है, निबंध में से कौन सा काव्य का प्रयोजन नहीं है। अब हमने देखना है कि काव्य के प्रयोजन कितने हैं, हमने देख भी लिए हैं, ठीक है, कि यश है, अर्थ है, व्यवहार ज्ञान हमने पढ़ लिया, बट जो हमने व्याकरण दोष है वो नहीं पढ़ा है, तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है। क्या है काव्य प्रकाश, ग्रंथ है, ठीक है, किसका है ये, तो किसका हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है, मम्मट का है ये काव्य प्रकाश। नेक्स्ट है, साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है, तो ये मैंने आपको शायद बताया भी है वीडियो में, और अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को सर्च करेंगे और फिर बताएंगे कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, ठीक है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बाय बाय एवरीवन।